Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो आज बेटा अपनी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यंस को हमने अच्छे से कवर किया और 2 वीडियोस के अंदर उसके साथ रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को हमने कवर करा। तो आज हम मौर्यंस के टाइम पीरियड के बाद जो आपकी कुछ किंगडम्स आई उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा कि अब थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डायनेस्टी जो हैं वो ओवरलैप करेंगी। पूरे इंडिया में हम ये नहीं कह सकते, स्पेशली एटलीस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, कि यहाँ पे अब एक ही जो है वो डायनेस्टी रूल करती थी। तो अब जो आपका मौर्यन एम्पायर है वो पार्ट्स में बट जाएगा। तो थोड़ा सा ये आपका कंफ्यूजिंग एरिया आ गया है, तो इस वजह से इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी अच्छे से आज के लेक्चर में। और जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है उसकी डिस्कशन से आज हम अपनी ये पोस्ट मौर्यन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आज कवरेज में होगा नेटिव रूलर्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फॉरेन इन्वेजन्स भी हुई थी, फॉरेन रूलर्स भी आए थे, उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में कवर करूंगी। और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए कि आपस में आप उसको कंफ्यूज ना करें, आज हम सिंपली नेटिव रूलर्स की बात करेंगे, राइट। So the 5 centuries that passed between the fall of the Mauryans and the rise of Guptas witnessed a lot of political instability and upheaval in the North India. तो Mauryans जो है उनका राज खत्म हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रूल आएगा, दैट इज ऑफ गुप्तास, ठीक है। लेकिन इन 2 पीरियड्स के बीच में आपका जो टाइम पीरियड है अराउंड 5 सेंचुरीज का है, तो यहाँ पे बहुत सारी इंस्टेबिलिटी होगी। मौर्यंस को रिप्लेस करती हुई जो आपकी रूलर्स आएंगे उनको फेस करना पड़ेगा, इनफैक्ट फॉरेन इन्वेजन्स को भी। तो ये अपहीवल का टाइम पीरियड था, स्पेशली यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, ठीक है। मौर्यंस के टाइम पे तो आपको पता है कि एक्सट्रीम साउथ ही सिर्फ जो है वो रह गया था, चेरा, चोला, पांड्यास, सिर्फ वो ही रह गए थे। अदरवाइज ऑलमोस्ट आपका सारा इंडिया जो है दैट वर अंडर मौर्यास, कुछ नॉर्थ ईस्ट का और साउथ का एरिया को छोड़ दें। लेकिन अब मौर्यास के डिक्लाइन के बाद जब रूलर्स आएंगे तो ऑब्वियसली उनका ऐसा एक छत्र राज्य जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटिव किंगडम्स ऑफ दैट टाइम। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम सुंगा एम्पायर की, राइट। सुंगा एम्पायर का टाइम पीरियड है 185 बीसी से 73 बीसी, और फोकस जो है मोर ऑफ ऑन द ईस्ट इंडिया इनके राज का होगा। सो द इंफॉर्मेशन अबाउट द सुंगा डायनेस्टी कैन बी फाउंड इन गार्गी संहिता, पतंजलि's महाभाष्य, दिव्यदाना एंड कालिदासास बाल्मिकाग्निमित्रम, बानास हर्षचरिता। तो ये सारा लिटरेचर है जहां से कि हमें एग्जैक्टली इन किंग्स के बारे में पता चला था। अब इसमें सबसे पहला आपका जो रूलर है वो है पुष्यमित्र सुंगा। ही वॉज ब्राह्मण आर्मी चीफ ऑफ बृहद्रथा, द लास्ट किंग ऑफ मौर्यास। तो मौर्यास का लास्ट रूलर था बृहद्रथा, और उसके टाइम पीरियड में पुष्यमित्र सुंगा उसकी आर्मी में एक चीफ था, right? So during a military parade, he killed Bridhartha and established himself on the throne in 185 और 186 BC. तो ये कहा जाता है कि बृहद्रथा जो है वो अपने लोगों के साथ जो है, अपनी जनता के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर इनफैक्ट नहीं था। तो जनता ने ही सपोर्ट किया था पुष्यमित्र सुंगा को कि वो रिप्लेस कर दे बृहद्रथा को, और इनफैक्ट बृहद्रथा ने जो है वो मार दिया, पुष्यमित्र सुंगा ने बृहद्रथा को मार दिया, एंड इन दैट वे ही रिप्लेस्ड हिम, ठीक है। और मौर्यन एम्पायर का जो है वो अंत हुआ, और उसके साथ ही अब क्योंकि पुष्यमित्र सुंगा है तो ऑब्वियसली सुंगा डायनेस्टी का जो है वो यहाँ पे आके शुरुआत हो जाती है, ठीक है। नाउ सुंगा एम्पायर इंक्लूडेड territories from the river Ganga up to the Narmada Valley, Vidisha, parts of northern India. Initially the capital of the empire was Patliputra, but later it was shifted to Vidisha. तो पाटलिपुत्रा इस टाइम पे भी जो है वो फोकस में था एरिया, लेकिन बाद में विदिशा को एज अ कैपिटल जो है वो इन्होंने यूज किया। He successfully countered attack from 2 Greek kings, namely Menander and Demetrius. और
इसका जो सामना है वो फिर से ग्रीस के साथ हुआ, ठीक है। और उस टाइम के ग्रीक किंग्स जो थे वो थे मेनेंडर और डेमेट्रस, और उसके साथ मतलब इसकी लड़ाइयाँ हुई। एंड ही ऑल्सो थ्वाटेड द एन अटैक फ्रॉम कलिंगा किंग खरावेला। तो कलिंगा का टाइम पीरियड भी इसके साथ ओवरलैप करता है खरावेला का, तो एक तरफ खरावेला के साथ भी इसको लड़ना पड़ा। इसी वजह से हमने शुरू में कहा कि ये टाइम पीरियड जो है वो पॉलिटिकल अपहीवल का था। देन ही कंकर्ड विदर्भा, फॉलोड ब्राह्मणिज्म, और ब्राह्मणिज्म को ही फॉलो किया। एंड ड्यूरिंग हिज रियाइन द स्तूपास एट सांची एंड बारहट वर रेनोवेटेड। दैट मीन्स कि सेकुलर था, एंटी जो है वो बुद्धिस्ट नहीं था, खुद जो है वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करता है। लेकिन सांची स्तूपा, ठीक है, बारहट स्तूपा, इसकी रेनोवेशन जो है वो पुष्यमित्रा शुंगा के टाइम पे हुई। एंड ही बिल्ट द स्कल्पचर्ड स्टोन गेटवे एट सांची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सांची जो आपका स्तूपा है उसके बाहर इनफैक्ट जो गेटवे है उसकी कंस्ट्रक्शन भी पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा ही की गई थी, राइट। एंड ही परफॉर्म्ड वैदिक सैक्रिफाइसेस सच एज अश्वमेधा, राजसूया, वाजपेयी। तो ये सब बातें हमने लेटर वैदिक में भी करी थी, है ना। तो ये सारे क्या है, यजनास हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इसको करके जो है कोई भी किंग ये चेक करके देख सकता था कि उसकी पावर जो है वो कितनी टेरिटरीज के ऊपर है, ठीक है। इसकी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं वैसे। तो अश्वमेध यज्ञ में जैसे कि एक घोड़ा जो है, राइट, तो यज्ञ में एक घोड़े को अपना जो भी किंग है अनाउंस करके छोड़ देता था, और पूरे के पूरे वो टेरिटरीज में सभी जितने भी और किंग्स हैं वहां से वो गुजरता है। और इसमें क्या बेसिकली आपको एक जो कह लो मैसेज दिया जाता है कि कोई भी किंग अगर जिसने कि अश्वमेध यज्ञ किया है उसके साथ अपना कह लो कि फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रखता, या अपने आप को उसके अंडर अगर वो नहीं महसूस करता, तो फिर अब उसके लिए ये इनविटेशन होता है फॉर वॉर। तो अगर उस घोड़े को वो पकड़ के बांध ले और उसको अपनी टेरिटरी में से नहीं जाने दे, तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो एक्सेप्ट कर रहा है जो कि अश्वमेध करने वाला किंग जो है वो उसको मैसेज दे रहा था कि अगर तुम मेरी पावर को नहीं मानते तो फिर मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो लोग फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं, एज एली रखते हैं, और जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उस किंग के मतलब ऑब्वियसली उसको थोड़ा सुप्रीम मानते हैं अपने से, तो उसको वो अपने टेरिटरीज में से जाने देते हैं। तो ये उस टाइम के तरीके थे बेटा किंग्स के अपनी पावर का कह लो कि एक तरह से पावर को एक्सपोज करने का, अपनी पावर को इनफैक्ट जानने का भी कि कितने एरियाज पे जो है वो कह सकते हैं कि उनका कह लो वर्चस्व है, ठीक है, उनका राज है, राइट। नाउ पुष्यमित्र शुंगा पैटर्नाइज द संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो पतंजलि है संस्कृत ग्रामेरियन है, पतंजलि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ना, और आपको पता होगा इन द एरिया ऑफ आयुर्वेदा। तो ये पुष्यमित्रा शुंगा के टाइम पर ही हुए थे, इन्होंने पैटर्नाइज किया क्योंकि किंग्स को उस टाइम पे किंग्स क्या करते थे, जो भी आपके कह लो कि इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, जो भी कह लो पोएट्स हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनफैक्ट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो उनको वो पैटर्नाइज करते थे। पैटर्नाइज का मतलब क्या, जैसे हम कहते हैं ना राजकवि होना, है ना, तो उसको ऑब्वियसली सपोर्ट किया जाता था, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाता था, और वो राजा के लिए काम करते थे। तो इस तरह से ये आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखेंगे कि जो किंग्स हैं वो बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट लर्नड पीपल है ना, उनको पैटर्नाइज करते थे, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पुराणास हिज रियाइन लास्टेड फॉर 36 ईयर्स। 36 ईयर तक बहुत अच्छे से राज किया, और इनफैक्ट जो फॉरेन फोर्सेस हैं उनके साथ भी लड़ाई करी अच्छे से। एंड ही डाइड देन इन 151 BC। सो 151 BC में देन फिर इसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद इनके जो बेटे हैं अग्निमित्रा, ही बिकेम द किंग। तो अग्निमित्रा वाज द सन and he ruled the Sanga Empire from 149 BC to 141 BC. By the time Agnimitra succeeded to the throne, the Vidarbha region broke away from the Sanga Empire and became independent. तो अग्निमित्रा के टाइम पे शुंगा एम्पायर ब्रेक हुआ, ध्यान रखिएगा कभी क्वेश्चन आ जाए, और खास करके विदर्भ रीजन है जो वो अलग हो गया। अग्निमित्रा इज द हीरो ऑफ कालिदासा's पोएम मालविका अग्निमित्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये पूछा जाता है अक्सर कि मालविका अग्निमित्रा का जो हीरो है वो कौन है, तो आपने याद रखना है कि ये शुंगा एम्पायर का रूलर है, दैट इज अग्निमित्रा। एंड आफ्टर अग्निमित्रा हिज सन सुजेष्ठा एंड हिज सन देन वसुमित्रा सक्सीडेड टू द
थॉन, बट ये उतने ज़्यादा पावरफुल किंग्स उतने नहीं थे। एंड द लास्ट सुंगा किंग वॉज देवभूति, ही वॉज प्रोसीडेड बाय बागभद्रा। तो हम लास्ट सिर्फ 2 रूलर्स करते हैं, बागभद्रा, उसके बाद जो है बिल्कुल एंड में जो रूलर था वो था देवभूति। Then Devabhuti was killed by his own minister Vasudeva Kanva in around 73 BC and this established the Kanva dynasty. तो लास्ट जो आपका रूलर है देवभूति, उसी को ही रिप्लेस किया जाएगा और नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीज टू। First Bhagbhadra 114 BC से 83 BC. We know about the king Bhagbhadra by a Heliodorus pillar which has been found in Vidisha, that is Madhya Pradesh, near modern Besnagara. तो ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आपको कैसे पता लगा भागभद्रा के बारे में। तो इनफैक्ट जो हमारा विदिशा के अंदर एक पिलर है जो कि ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ने बनाया है, राइट, तो उसके थ्रू जो है वो हमें इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये जो आपका पिलर है ये कहाँ पे है, एमपी के अंदर है। एंड हेलियोडोरस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर एंड ही डेडिकेटेड हिज पिलर टू गॉड वसुदेवा। इवन इनफैक्ट गॉड वसुदेवा के रेफरेंस पे भी जब हमें क्वेश्चन आता है तब हम हेलियोडोरस के जो ये पिलर है उसको ही टिक करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्वेश्चन आ सकता है। The Heliodorus pillar has a surmounted figure of even Garuda. तो इस पिलर के ऊपर जो है इवन गरुड़ा की फिगर भी बनी हुई है, राइट। नेक्स्ट देवभूति was the last Sangha ruler who was killed by his own minister and then 73 BC around। और जो नेक्स्ट मिनिस्टर है वो ही फिर नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट करेगा, उसी के नाम से होगी, दैट इज कन्वा डायनेस्टी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो सुंगा एम्पायर, दिस इज द एरिया ऑफ सुंगा एम्पायर। तो विदिशा इनके पास था, बाद में जो है अग्निमित्रा के टाइम पे ये अलग हो जाता है। मोर ऑफ देखिए जो भी मौर्यंस के रिमेन्स हैं, ठीक है, मगधा एरिया सराउंडिंग मोर ऑफ द ईस्ट, ये सारा एरिया उज्जैन तक भी इन्होंने अपना एम्पायर लेके आए थे। तो दिस इज द सुंगा एम्पायर, राइट। और उसके बाद अब हमारी जो है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की डिस्कशन। नाउ सुंगा रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म एंड भागवतिज्म, ठीक है। तो हिंदू रूलर थे, ब्राह्मणिज्म को, भागवतिज्म को जो है इन्होंने रिवाइव किया, जबकि मौर्यंस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे किस चीज के, बुद्धिज्म के, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, इवन जैनिज्म, है ना। लेकिन ब्राह्मणिज्म के साथ जो है वो शुंगास आए, याद रखिएगा इस चीज को। अलॉन्ग विद द राइज ऑफ ब्राह्मणास द कास्ट सिस्टम वाज आल्सो रिवाइव्ड अंडर शुंगास। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि कास्ट सिस्टम जो है वो कौन से रूलर्स अपने साथ लेकर आए, रिवाइव किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया, दैट इज शुंगास। और ये बातें हमें कहाँ से पता लगती हैं, इन मनुस्मृति, वेयर ब्राह्मण्स पोजीशन इज रीअश्योर्ड इन द फोरफोल्ड सोसाइटी, क्योंकि मनुस्मृति जो है वो ब्राह्मण्स के इंपॉर्टेंस को ज्यादा हाईलाइट करती है, राइट। नाउ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ सुंगा वाज द इमर्जेंस ऑफ मिक्स्ड कास्ट एंड द इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स इनटू इंडियन सोसाइटी। तो सुंगास के टाइम पे फॉरेन इन्वेजन्स भी हुई जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली जब कभी भी इंटरमिंगलिंग होती है तो जो रूलर्स होते हैं उनको थोड़ा सा डर होता है कि हम अपनी सुपीरियरिटी, अपनी प्योरिटी बना के रखें। तो ये भी एक रीजन होता है कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम के ऊपर, वर्ना के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। Now during the Sunga Empire, the Sanskrit language gained prominence and became the language of the court. Very important. तो इन्होंने संस्कृत को जो है वो इंपॉर्टेंस दी and most of the Buddhist work were also even composed in Sanskrit. तो बुद्धिज्म के अंदर भी काम हो रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो मेनली संस्कृत का ही यूज किया जा रहा है। There was an increase in the use of human figures and the symbols in art and the architecture during the Sunga period. तो art and architecture के अंदर भी थोड़ा सा difference है, ठीक है। More of the use of the human figures and the symbols. Now Sunga art replaced Mauryans usage of wood with stone. तो Mauryans ने ज़्यादा wood के साथ किया, तो इनका ज़्यादा stone में है। Especially हमें कहाँ पे देखने में मिलता है, in the railings and gateways of Buddhist stupas. तो Buddhist stupas के बहुत सारे जो है इन्होंने gateways बनाए, राइट। तो ये आपका सुंगा एम्पायर है। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बारहट इंस्क्रिप्शन है। बारहट इंस्क्रिप्शन एग्जिबिट्स द लाइफ ऑफ इंडियंस एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड, जो कि इस टाइम पे बहुत अच्छे से जो है रेनोवेट किया गया। देन टेम्पल बिल्डिंग हैज बिगन ड्यूरिंग सुंगास, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है। तो टेम्पल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस जो किया गया एट द टाइम ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो वो सुंगास हैं। इससे पहले हमने देखा अशोका ने क्या किया, मोर ऑफ द पिलर्स है ना, मोनोलिथिक स्टैंडिंग पिलर्स हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके ऊपर ज्यादा काम था, जबकि सुंगास ने ज्यादा फोकस करा ऑन द टेम्पल्स। एंड
वन सच नोटेबल एग्जाम्पल इज द विष्णु टेम्पल एट विदिशा। तो विदिशा का ही जो विष्णु टेम्पल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम आर्ट एंड आर्किटेक्चर डन बाय सुंगास, राइट। और उसके बाद आए कनवास डायनेस्टी। ना कनवास आए 75 BC अराउंड से 30 BC तक टाइम पीरियड है, बहुत ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। कनवास डायनेस्टी और कनवायना दैट ओवरथ्रू द शुंगा dynasty in parts of eastern and central India and ruled for 73 BC to 28 BC। 75-73 अराउंड इनका जो है BC से काउंट किया जाता है। एंड कनवा किंग्स ये भी जो है वो आगे फर्दर ब्राह्मण्स ही थे। और देखिए थोड़ा सा ऑब्वियसली ये रूल जो है इनका कम हो गया है, इधर अब सतवाहनास वाला रीजन आने वाला है और कनवास जो है मोर टुवर्ड्स द ईस्ट है, यहाँ पे ही सेटल हो पाए, ठीक है। थोड़ा मैप भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा। Now, the first ruler of the Kanva dynasty was Vasudeva, after whose Gotra the dynasty was named. So he is Vasudeva Kanva, ठीक है। तो Kanva obviously generally surname से ही dynasty जो है वो चलती थी। Now he was succeeded by his son Bhumimitra. Coins bearing the legend Bhumimitra have been discovered from Panchala Realm. So भूमिमित्रा नेक्स्ट किंग हुए और उसके बारे में हमें कॉइन से जो है वो जानकारी मिली है। एंड कॉपर कॉइन्स विद द लेजेंड कनवस्या हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम विदिशा एज वेल एज कसौम्बी इन द वत्सा रियाइम। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कौन सी मेटल की बात चल रही है, कॉपर की बात चल रही है। नाउ भूमिमित्रा रूल्ड फॉर 14 years and was later succeeded by his son Narayana. Narayana ruled for 12 years. He was succeeded by his son Shusharmana, who was the last king of Kanva dynasty. तो ये उतने प्रोमिनेंट किंग्स नहीं है, जस्ट आपने नाम के ऊपर ही ध्यान देना है। कभी कोई सीरी अरेंज करनी आ जाए दैट मच इज सफिशिएंट, बहुत डिटेल में हमें इनके लिए करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और अगर हमें थोड़ा सा ईयर वाइज अगर हम देखें तो वसुदेव कनवा इज द फर्स्ट वन, ठीक है, 73 से 64, उसके बाद भूमिमित्रा 64 से 50, देन नारायणा दैट इज 50 to 38 और जो लास्ट जो है इंपॉर्टेंट रूलर दैट इज सुशर्मा फोर्थ वन 38 से 28 BC तक जो ये डायनेस्टी जो है फाइनली चलती है। नाउ अकॉर्डिंग टू पुराणास द लास्ट किंग ऑफ कनवा डायनेस्टी वाज किल्ड बाय बलिपुचा हु वाज फाउंडेड द आंध्रा डायनेस्टी। तो उसके बाद आंध्रा डायनेस्टी जो है वो आ जाएगी रूल में और कनवास को हरा के इनका एरिया भी काफी हद तक ये ले लेंगे। और इसी आंध्रा डायनेस्टी को जो है हम किस नाम से जानते हैं, सतवाहना डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, राइट। नाउ सतवाहना रूल इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड अराउंड 3rd century BC in 235 BC and the last until the 2nd century AD। तो अराउंड आपका 2nd century या अराउंड कहीं हाफ ऑफ द 3rd century BC से जो है इनका एरिया जो है टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। एंड सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी, फर्स्ट किंग है सिमुका। देयर कैपिटल सिटीज वेरिड एट डिफरेंट टाइम्स। कभी इनिशियली जो है प्रतिष्ठाना दैट इज पाइथन भी बोलते हैं एंड अमरावती वर इट्स कैपिटल, राइट। एंड दे वर रेफर्ड टू एज आंध्रास इन पुराणास। तो पुराण जो आपकी लिटरेचर है वहां पे सतवाहना के लिए जो टर्म है वो आंध्रा यूज की गई है, पर आंध्रास का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली जो है इनका जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश से हुई है, ऐसा नहीं है। देखिए सतवाहना किंगडम चीफली कंप्राइज्ड ऑफ मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, but at the time of their rule also included parts of Karnataka, Gujarat and मध्य प्रदेश। तो इनिशियली पहले ये महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये फर्दर एक्सपैंड करते हैं और ऑब्वियसली साउदर्न रीजन भी इनके अंडर है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, ये भी इनका एरिया था सतवाहनास का और काफी इन्होंने अपने एरिया को एक्सपैंड किया, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। तो नियर साउथ में भी पहुंचे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का रीजन भी इनके पास है, इनिशिएशन उनकी यहाँ से हुई थी इनफैक्ट, राइट। तो कुछ यहाँ से गुजरात वाला रीजन वाला, ये वाला पार्ट थोड़ा गुजरात में चला जाता है जो ग्रीनिश है, ठीक है। तो ये मेन रीजन जो है आपका एंड मोर ऑफ देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राइट, ये सारा रीजन इनके अंडर था, ठीक है। तो मैप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार हम सारी किंगडम्स कर लें फिर एक कंबाइंड मैप देख लेंगे जिसमें कि आप एट द सेम टाइम फोकस कर पाएंगे कि कौन सा एरिया जो है वो कौन सी डेंसिटी के अंडर है। तो अब एक एक करके थोड़े रूलर्स की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट इज सिमुका, कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर, और इनका काम है कि इन्होंने जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कराए थे। देन सतकारनी 1 है, 1, 2 पे ध्यान रखिएगा, 70 से लेके 60 BC तक है। सतकारनी 1 वॉज द 3rd किंग ऑफ सतवाहना, 3rd इन नंबर है। तो यहाँ पे हमें वैसे भी बेटा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर्स ही करने होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आप पूरी सीरीज ही लर्न करें। सो
आपका सिमुका के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग जो है वो सतकारनी वन है। सतकारनी वन वाज द फर्स्ट सतवाहना किंग टू एक्सपैंड हिज एम्पायर बाय मिलिट्री कंक्वेस्ट। तो कौन सा फर्स्ट सतवाहना था, यहाँ पे भी फोकस करना है। तो मिलिट्री कंक्वेस्ट के थ्रू अपना एरिया एक्सपैंड करने वाला फर्स्ट सतवाहना रूलर जो है वो है सतकारनी वन। ही कंकर्ड कलिंगा आफ्टर द डेथ ऑफ इवन खरावेला। तो खरावेला की यहाँ तक आते आते डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो खरावेला का रीजन भी है जो वो सतकारनी वन अपने एरिया में ऐड करेंगे। ही ऑल्सो पुश्ड बैक द सुंगास इन पाटलिपुत्रा। सुंगास भी उसी टाइम पे हुए हैं, तो सुंगास को भी थोड़ा सा धकेला सतकारनी वन ने। ही ऑल्सो रूल्ड ओवर मध्य प्रदेश। आफ्टर अनेक्सिंग द गोदावरी वैली ही अज्यूम द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ दक्षिणा पथा। तो टाइटल्स की लिस्टिंग अलग से कर लीजिए बेटा, टाइटल्स अब बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपका दक्षिण पथा, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा टाइटल है वो किसने अज्यूम किया था, सतकारनी वन ने किया था, क्योंकि अब जो है गोदावरी वैली की तरफ इनका एनेक्सेशन स्टार्ट हो गया था। His queen Nayanika wrote the Nanighat inscription, very important, which describes the king as दक्षिण पथापति। तो ये दक्षिण पथापति की बात जो है एक इंस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखी गई है, नानाघात इंस्क्रिप्शन है। ये किसने लिखवाई थी, इन्हीं की क्वीन थी सतकारनी वन की, इसका नाम था नयनिका, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, then he performed Ashwamedha and revived Vedic Brahmanism in Deccan। तो वो यज्ञ तो अक्सर ब्राह्मणिज्म जो फॉलो करेंगे वो करवाएंगे ही, लेकिन हमें ध्यान देना है कि ये कौन से रिलीजन को ज्यादा फोकस करते थे। सो दे वर ऑल्सो ब्राह्मण्स, और ब्राह्मणिज्म को डेक्कन के अंदर इन्होंने काफी हद तक पहुंचाया। नेक्स्ट किंग इज बेटा हाला। किंग हाला कंपाइल्ड द, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है गाथा सप्तशती and called Gatha Satasai in Prakrit. It is a collection of the poems with mostly love as a theme। तो इनकी खुद की बुक है गाथा सप्तपति। क्वेश्चन आ जाता है किसने लिखी है, दैट इज बाय किंग हाला, सतवाहना रूलर है। मैं आपको यहाँ पे बेटा गाइड करूंगी कि आप कुछ लिस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। लिटरेचर के लिए एक अलग से लिस्टिंग करिए, वॉर्स की अलग से लिस्टिंग करिए, टाइटल्स की अलग से लिस्टिंग करिए, और अगर हो सके तो इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि बहुत सारी टर्म्स आ चुकी हैं रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी एक आप अलग लिस्टिंग करिए विद हेड्स। तो उसके बाद फिर आप जब अपने ही बनाए हुए नोट्स को पढ़ेंगे तो आप कभी भी हिस्ट्री नहीं भूलेंगे और कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर हमें इस तरह से उस पर काम नहीं किया होगा तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। यस, यू कैन एंजॉय द लेक्चर्स, लेकिन अगर हम कहें कि उसको लॉन्ग टर्म में हम लर्न करके रख पा रहे हैं तो ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा होमवर्क जो है वो आप करना शुरू कर दीजिए जॉट डाउन करने के लिए। और एक और बात, जो लिस्टिंग हमने खुद की होती है बेटा वो ही यूजफुल होती है, रादर देन की जो लिस्टिंग आपको कहीं और से मिल रही है तो वो उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होती। खुद एफर्ट करके आप लिस्टिंग करिए चीजों की, राइट। सो चलते हैं आगे, और इनकी ये बुक है। नाउ अराउंड 40 ऑफ द पोएम्स आर एट्रीब्यूटेड टू हाला हिमसेल्फ। हालास मिनिस्टर गुंधया कंपोज्ड इवन बृहत कथा। तो बृहत कथा जो है वो भी इनके टाइम पीरियड की है, इनके मिनिस्टर ने ही उसको कंपोज किया था। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, गौतमी पुत्र सतकारनी 106 130 AD आ गए हैं अब हम। तो ये जैसे सतकारनी वन है, उसके बाद गौतमी पुत्र सतकारनी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किंग। He is considered the greatest king of Satavahana dynasty। फर्स्ट मिलिट्री कंक्वेस्ट की बात करें तो सतवाहना वन है, लेकिन ग्रेटेस्ट के लिए अगर आपको आए क्वेश्चन तो गौतमीपुत्र सतकारनी को टिक करना है। इट इज बिलीव्ड दैट एट वन स्टेज द सतवाहनास वर डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर डोमिनियंस इन द अपर डेक्कन एंड वेस्टर्न इंडिया। इनसे पहले कुछ एरिया जो है ये अपना गवा चुके थे। Now the fortunes of the Satavahanas were restored। तो वो सारा एरिया वापस लिया, इसी वजह से इनको ग्रेटेस्ट रूलर कहा जा रहा है। By गौतमीपुत्र सतकारनी, he called himself the only Brahmana who defeated the Shakas and destroyed many Kshatriya rulers। तो शाकास की बात भी हम आगे चल के करेंगे, फॉरेन रूलर्स में आएगा। तो शाकास को इन्होंने जो है वो हराया और डिफरेंट जो क्षत्रिय रूलर्स हैं उनको भी हराया, एंड ही हिमसेल्फ स्टेटेड कि वो इतने ज्यादा पावरफुल रूलर हैं। It is believed to have destroyed the even Kshatriya lineage to which his adversary Nahapana belong। तो बार बार जो ये टर्म आ रही है दैट इज क्षरता,
ठीक है, दैट इज नहापना। अब नहापना के साथ ये लिंक करती है बेटा, तो नहापना के साथ बहुत जबरदस्त जो है वो इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। एंड मोर देन 800 सिल्वर कॉइन्स ऑफ नहापना बियर द मार्क्स ऑफ बीइंग रीस्ट्रक बाय सतवाहना किंग। तो जो नहापना के इनफैक्ट कॉइन्स हैं उसको भी दोबारा से रीस्ट्रक करके सतवाहना किंग ने चलाया था। दैट मीन्स ही वाज सो वेरी कह लो पावरफुल कि नहापना की पावर को इसने बहुत ज्यादा कम कर दिया था। कौन है? गौतमीपुत्र सतकारनी है। नाउ नहापना वाज एन इंपॉर्टेंट किंग ऑफ वेस्टर्न सत्रपा। नहापना कौन है ये हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेडर्स के अंदर इनका नाम आएगा। ये सट्रप्स हैं, तो वेस्टर्न सट्रप्स थे। सट्रप्स को बहुत बुरी तरह से पछाड़ा इन्होंने, राइट। एंड हिज किंगडम रैन फ्रॉम कृष्णा इन द साउथ टू मालवा एंड सौराष्ट्र इन द नॉर्थ, फ्रॉम बेरार इन द ईस्ट, तो काफी एक्सपैंड किया एरिया अपना, एंड टू द कोंकण इन द वेस्ट। तो बहुत ही ब्रॉड किया सतवाहना रूलर को गौतमीपुत्र सतकारिणी ने, राइट। नेक्स्ट, इन अ नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज मदर, तो इनकी मदर का नाम देखिए क्या है, गौतमी बलाशरी, एंड ही इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकास, पालवास, यवनास, as the uprooter of even Kshatrata and the restorer of glory of Satavahanas। तो ये सारी बातें इनके बारे में इनफैक्ट नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं, और ये किसको रेफर करती है? ऑफ हिज मदर। मदर का नाम भी हमें पता लग रहा है, दैट इज गौतमी बालाश्री, राइट। और यहाँ पे सारा कुछ ये मेंशन है कि कैसे शाकास को हराया, नहापना को हराया, पालवास को हराया, ठीक है, और सतवाहनास ने अपनी ग्लोरी जो है वो बढ़ाई। एंड ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज एका ब्राह्मणा, दैट इज अपियरलेस ब्राह्मणा, एंड कथिया दप मंदमाडा, दैट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियास। तो क्षत्रियास को बुरी तरह से हराने वाले इकलौते ऐसे ब्राह्मण थे, राइट। एंड ही डोनेटेड लैंड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण ब्राह्मण बार बार आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जितने भी आपके अर्ली ऐसे रूलर्स थे वो फेनेटिक नहीं थे, ठीक है, वो काफी हद तक जो है वो सेकुलर थे, क्योंकि इन्होंने डोनेशन दी है बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? द कार्ले इंस्क्रिप्शंस मेंशन द ग्रांट ऑफ कराजिका विलेज नियर पुणे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का एक विलेज जो है वो पूरा का पूरा इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ही एज अ ग्रांट दिया था। और नेक्स्ट, इन दिस लेटर पार्ट ऑफ हिज रियाइन ही प्रोबेबली लॉस्ट सम ऑफ द टेरिटरीज, पर एंड तक आते आते शाकास ने कुछ से वापस ले लिया अपना रूलर, ठीक है, टू शाकास क्षत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया एज इज मेंशन्ड इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बार बार हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, रुद्रदमन 1 का वहां पे जिक्र है, तो ये वहां पे मेंशन किया गया है कि शाकास जो है वो आपस से थोड़े से स्ट्रांग हो गए थे एट द एंड ऑफ हिज टाइम पीरियड, ठीक है। सो उसके आगे जो है फिर इनका बेटा आया, दैट इज विशिष्टिपुत्रा श्री पुलमयी, या पुलमाई या पुलमावी कुछ भी नाम दिया जाता है। दिस इज विशिष्टिपुत्रा श्री पुलमाई, और इसका टाइम पीरियड है 130 to 154 AD, राइट। सो द कॉइन्स एंड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द टाइम पीरियड दैट इज ऑफ विशिष्टि पुत्रा पुलमयी आर फाउंड इन आंध्रा। तो इनके टाइम के ज्यादातर आपके कॉइन्स वगैरह हैं वो आपको आंध्रा रीजन के अंदर मिले हैं। सो दैट मीन्स ये एरिया इनके अंडर था। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ही वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ रुद्रदमन। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस भी होती है, बट शॉर्ट लिव्ड ही होती है, उसके बाद इनकी इनफैक्ट जो है आपस में लड़ाई भी रहती है। द शाका क्षत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया रिकवर्ड सम ऑफ देयर टेरिटरीज ड्यू टू हिज एंगेजमेंट इन द ईस्ट। तो ज्यादा ध्यान जो है वो ईस्ट की तरफ रहा और वेस्ट वाले रीजन को थोड़ा सा इन्होंने लूज किया, और यहाँ पे शाकास और क्षत्रप्स जो है वो थोड़े से फिर से ओवर पावर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके यजनाश्री सतकारणी। नाम मिलते जुलते हैं, ध्यान रखिएगा। सतकारणी 1, गौतमीपुत्र सतकारणी, ठीक है, यजनाश्री सतकारणी। थोड़ी लिस्टिंग करेंगे तभी दिमाग में जाएगा, अदरवाइज चीजें ओवरलैप करेंगी क्योंकि नाम बहुत ज्यादा मिलते हैं बेटा। सो अब इनका टाइम पीरियड है 165 से लेके 194 AD तक। One of the later kings of Satavahana dynasty, he recovered North Konkan and Malwa from Shaka rulers। पीछे हमने कहा कि शाकास ने फिर से ओवरपावर कर लिया था कुछ रीजन, लेकिन वापस से यजनश्री सतकारणी ने उस एरिया को जीत लिया। ये अक्सर आप पाएंगे कि कुछ एरियाज जो हैं वो कुछ भी किंग जो है वो खोने के बाद फिर से रीगेन कर लेते हैं।
Now he was a lover of trade and navigation as is evident from the motif of a ship on his coins. तो उनके कॉइन्स पे खास करके शिप की जो है वो पिक्चर है, जिससे पता लगता है कि ये नेविगेशन पे ज्यादा फोकस करते थे। बस यही से क्वेश्चन निकल के आते हैं बेटा, है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। Now, his coins have been found in Andhra, Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat. राइट, सो ये आपके इंपॉर्टेंट किंग्स थे सतवाहना रूलर के। थोड़ी बात करते हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सतवाहना डायनेस्टी वाज एंटायरली बेस्ड ऑन द शास्त्रास एंड इट हैड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो ब्राह्मण्स हैं तो शास्त्रास के अकॉर्डिंग ही जो है वो इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करी। उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो कौन से कंपोनेंट होते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले क्या होगा, किंग होगा, राजन होगा, हु वाज द रूलर। फिर प्रिंसेस और राजास हु हैड देयर नेम्स इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स, मतलब प्रिंसेस की भी इंपॉर्टेंस थी, उनको भी काम करना सिखाया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन का, और कॉइन्स पे उनका भी जिक्र है। देन महारथीज हु हैड द पावर ऑफ ग्रांटिंग विलेजेस एंड आल्सो हैड द प्रिविलेज ऑफ मेंटेनिंग मैरिटल रिलेशनशिप विद द रूलिंग फैमिली। तो ये महारथीज की भी एक पर्टिकुलर पोस्ट है जो कि विलेजेस वगैरह को फोकस करती है, कैसे ग्रांट्स देनी है, ये सब बातों को ये ध्यान में रखती है। देन महासेनापतिज है, देन महातलवाराज है, ये डिफरेंट पोस्ट जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने जो है वहां पे बनाई। देन सतवाहना किंग इज रिप्रेजेंटेड एज पोजेसिंग द डिवाइन क्वालिटीज। यस, तो किंग को मतलब कह लो कि बहुत ग्लोरीफाई किया गया इनके टाइम पीरियड में, तो किंग के साथ जोड़ा गया इवन गॉडली क्वालिटीज को, है ना, जैसे रामा, भीमा, अर्जुना, तो इस तरह से गॉडली क्वालिटीज को ये लिंक करते थे सतवाहनास। Now, Satavahanas retained some of the administrative units of Ashokan time. The kingdom was divided into districts called Aharas. तो अशोकन जो टाइम पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी थोड़ा बहुत इन्होंने फॉलो किया। एंड देयर ऑफिशियल्स वर नोन एज अमात्यास एंड महामात्रास, सेम एज मौर्यन टाइम्स। तो ऑफिशियल्स का नाम यहाँ पर भी अमात्यास एंड महामात्रास होता था। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूरल एरियाज वाज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ Golmika, that is village headman, who was also the head of military regiment. तो village भी जो है वो एक बहुत important component है एडमिनिस्ट्रेशन का, और excuse me, वहाँ पे जो है विलेज हेडमैन भी एग्जैक्टली रखे जाते थे, और यही विलेज हेडमैन इनफैक्ट मिलिट्री रेजिमेंट्स को भी फोकस करता था। ठीक है, देन सतवाहना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। They started the practice of granting tax-free villages to the Brahmanas and Buddhist monks. तो एक नई प्रथा चलाई जिसमें कि ये ग्रांट्स देते थे ब्राह्मण्स को इनफैक्ट, और साथ साथ बुद्धिस्ट को भी, जहां से टैक्स कलेक्शन नहीं होती थी। तो ये सारा पैसा वो अपने धर्म के काम के लिए जो है वो लगा सकते थे। नाउ सतवाहना किंगडम हैड 3 ग्रेड्स ऑफ फिड्यूशरीज, वैसे ही राजा हो गया, ठीक है, हु हैड द राइट टू स्ट्राइक कॉइन्स, महाभोजा एंड सेनापति। अगर 2-3 पावरफुल पोस्ट की बात करें तो ऑब्वियस सबसे ऊपर जो है राजा है, उसके नीचे महाभोजा जो कि ग्रांट्स कैसे देनी है उसको फोकस करता था, और उसके बाद जो मिलिट्री हेड था दैट इज सेनापति। Next, it is important to mention that the early Satavahana kings appeared not in Andhra but in Maharashtra. ये बात मैंने अभी आपको समझाई थी कि इनिशिएशन इनकी महाराष्ट्र से हुई है, where most of their early inscriptions have been found, और शुरुआत वाली inscriptions भी महाराष्ट्र से ही मिली हैं। Gradually they extended their power over Karnataka and Andhra. Slowly फिर जो है ये आगे बढ़ते हैं, जैसे कि गौतमीपुत्र सतकारनी में हमने करा कि काफी ज्यादा उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया था। Now their greatest competitors were Shakas, Kshatrap of Western India, who had established themselves in the Upper Deccan and Western India. तो शाकास बिल्कुल इनके आसपास ही बैठे हैं, तो इस वजह से सबसे ज्यादा इनके जो है वो बड़े एनिमीज थे। The Satavahanas were Brahmins and worshipped gods like Vasudeva Krishna. तो ब्राह्मण्स तो पता है, लेकिन अगर आ जाए कि एग्जैक्टली कौन से गॉड मतलब वो उस टाइम पे पॉपुलर थे, तो दैट इज वसुदेवा कृष्णा, ये याद रखिएगा। Satavahana king used that is metronyms like Gautamiputra and Vashishtiputra. तो ये गौतमी जैसे नाम यूज हो रहा है, तो ये कहाँ से है, ये अपनी मदर के नाम को अपने नाम के साथ जो है वो जोड़ते थे, ये बात आपने याद रखनी है। जबकि ये नहीं कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी है तो फादर ही वहां पे हेड, लेकिन इनमें कह लो प्रथा थी या ये पसंद करते थे अपनी मदर के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ना। Although they were not matriarchal or matrilineal, they assumed the title of Dakshinapatapati, and Satavahanas are known for even starting the practice of giving royal grants of land to Brahmins. Satavahanas were the first native Indian kings to have issued their own coins. This line is very very important. Granting free land, ये स्टेटमेंट याद रखिए, और उसके साथ साथ they were the first native kings
नेटिव किंग्स हैं टू हैव इशूड देयर ओन कॉइन्स विच हैड द रूलर्स पोर्ट्रेट ऑन देम। तो पहले ऐसे किंग्स हैं जो कि कॉइन्स पे इनके किंग्स की जो फिगर है वो दी जाती थी, राइट। नाउ गौतमीपुत्र सतकारनी started this practice which he imbibed from the western satraps after vanquishing them। मे बी शायद ये जो इनका कह लो कि इनके ऊपर जो ये इम्प्रेशन पड़ा है ये वेस्टर्न सट्रप्स का पड़ा है। चाहे वेस्टर्न सट्रप्स के साथ इनकी लड़ाई रहती थी लेकिन ये प्रथा इन्होंने कहीं ना कहीं उनसे ही सीखी थी बेटा। द कॉइन लेजेंड्स वर इन प्राकृत, सम रिवर्स कॉइन्स लेजेंड आर इन तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़। तो ये सारी लैंग्वेजेस का कॉइन्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था। दे पैट्रोनाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत, और यहाँ पे आके इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज आप कह सकते हैं वो कौन सी है, प्राकृत है। इवन दो द रूलर्स वर हिंदू एंड क्लेम्ड ब्राह्मणिकल स्टेटस, दे सपोर्टेड बुद्धिज्म ऑल्सो। नेक्स्ट, सतवाहना आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। In the Satavahana phase, many temples called Chaityas and monasteries, they were like called viharas, were cut out of the solid rocks in northwestern Deccan और Maharashtra with great precision and patience। तो इनके टाइम पे चैत्यास विहारास बहुत अच्छे से बनाए गए। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इवन कार्ली चैत्या इज द मोस्ट फेमस इन द वेस्टर्न डेक्कन पार्ट। तो ये इनका बहुत ही कह लो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। एंड द 3 विहारास एट नासिक कैरी इंस्क्रिप्शंस ऑफ नहापना एंड गौतमीपुत्रा। तो इनफैक्ट नासिक के विहारास के अंदर तो इनका रेफरेंस भी आपको मिलता है और वहां पे ही नहापना का भी जिक्र है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूपा ऑफ दिस पीरियड आर अमरावती एंड नागा अर्जुनकोंडा। The Amravati Stupa is full of sculptures that depict the various scenes from the life of Buddha। तो ये सारा अमरावती का जो आपका आर्किटेक्चर है वो इनके पीरियड को ही बिलोंग करता है। एंड द नागा अर्जुनकोंडा स्तूपा कंटेन्स बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल्सो द अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल ब्रिक टेम्पल्स। तो यहाँ पे टेम्पल्स भी हैं और लॉर्ड बुद्धा को लेके उनकी लाइफ हिस्ट्री को लेके बहुत सारे जो है वो ब्यूटीफुल सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं। एंड फाइनली फिर डिक्लाइन होता है सतवाहनास का बेटा। एंड द पुलमई 4 इज कंसीडर्ड द लास्ट किंग ऑफ द मेन सतवाहना लाइन। सारे किंग्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जैसे हम इसकी बात करेंगे। एंड ही रूल्ड अंटिल 225 AD। आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू 5 स्मॉलर किंगडम्स। उसके बाद सतवाहना जो रूल है वो बिखर जाएगा। तो ये यही टाइम पे ओवरलैप करता है आपका जो अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है। लेटर पार्ट ऑफ सतवाहना फिर आगे कंटिन्यू होगा। और उसके बाद अब 4th हमारी जो डायनेस्टी है दैट इज योर चेदीज। मेन एरिया है कलिंगा का एरिया है। एंड अ न्यू डायनेस्टी इमर्ज्ड इन कलिंगा इन 1st century BC नोन एज चेतीज और चेदीज, कुछ भी हम कह सकते हैं। We get information about them from हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लोकेटेड नियर भुवनेश्वर ओडिशा। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें चेतीस ऑफ कलिंगा का जिक्र मिलता है। द इंस्क्रिप्शन वॉज इनग्रेव्ड बाय खरवेला जो कि इनका 3rd इंपॉर्टेंट रूलर था और खरवेला के नाम से ही इनफैक्ट ज्यादा पॉपुलर है चेतीस ऑफ कलिंगा, ठीक है। एंड खरवेला वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। याद रखिएगा कि कौन से रिलीजन को कौन सा किंग फॉलो करता है। खरवेला वॉज बेसिकली मोर ऑफ अ जैन। एंड खरवेला देयरफॉर मेंशन्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन दैट ही enhanced the glory of the dynasty of चेतराजा। तो हमें खरवेला की जो इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं वहां पे हमें खरवेला के कंकेस्ट के बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में चेतीस में जाने की जरूरत नहीं है। खरवेला के लिए रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो हम कवर कर चुके हैं यहाँ पे। और कौन सी इंस्क्रिप्शन में जिक्र आता है, कौन सा जो है वो रिलीजन फॉलो करते थे, ठीक है, दैट मच इज सफिशिएंट। तो ये आज आपका जो लेक्चर है वो मैंने कवर करा बेसिकली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके बेटा, ठीक है। तो ये आज हमारे नेटिव रूलर्स हमने कवर करे हैं। उसके बाद फिर अब हम फॉरेन जो इन्वेजन्स हुई उस टाइम पे कैसे शाकाज आए, इंडो ग्रीक्स और इन सब की बातें करेंगे। और उसके बाद फिर इन सभी टाइम पीरियड को लेके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा और डेफिनेटली लिस्टिंग जरूर करिए। इसके बाद आपको कभी भी हिस्ट्री के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बार अच्छे से कवर कर लिया दैट्स इट। कभी भी कोई भी एग्जाम आए जस्ट आपने चीजों को रिवाइज करते रहना है और यू आर गोइंग टू बी वेरी मच सेफ। क्योंकि बेटा हर बार एक चीज जो बदलती है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आप ये नहीं कर सकते कि आज हमने तैयार कर लिया तो अगर आपका 6 महीने बाद या साल बाद एग्जाम है तो वो हम बस ठीक है वही उससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो कौन सी चीज है जो बेसिक आपको आनी ही चाहिए वो आपकी ये
दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है ना, तो एंशिएंट इंडिया, अब एंशिएंट इंडिया के अंदर आपकी चीजें चेंज नहीं होंगी, तो उसकी लिस्टिंग करिए, मिडिवल की आप अच्छे से करिए। इसी तरह से फिर डिफरेंट हम सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। ज्योग्राफी में आपको सारा बेस अच्छा आना चाहिए, साइंस का बेस आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, तो ये सारे एरियाज तो आपके कवर होने ही चाहिए अगर आप एग्जाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपका बचता है मोर ऑफ योर करंट अफेयर, और इसके साथ साथ मैथ्स और मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश जैसे आपके सब्जेक्ट्स की जो है वो जस्ट रिवीजन। थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ाई करिए, आई कैन एश्योर यू आप डेफिनेटली जितने एग्जाम फिल करेंगे वो आप क्लियर करेंगे, वो आप जो है हमेशा मेरिट में ही रहेंगे, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ों को पहले सिस्टमेटिकली तैयार कर रहे हैं, फिर उसको जॉट डाउन करके उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं, और एक ढंग से आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ रहे हैं तो आई डोंट बिलीव कि हम कहें कि मेरा एग्जाम जो है वो इतनी मेहनत के बाद भी कभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो फॉलो सच काइंड ऑफ अप्रोच जैसे मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।